नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं शेख हसीना जी के बारे में और बांग्लादेश के बारे में। यहाँ पर भारत को बांग्लादेश ने एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पर वो कंफ्यूज है, जहाँ पर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे करना क्या चाहिए। दरअसल मामला जुड़ा हुआ है कि शेख हसीना जी के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है, ये होता किस लिए है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, और किसी देश द्वारा अगर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा रहा है तो क्या जिस देश में वो अपराधी, जिसको एक्चुअली अपराधियों के लिए ही घोषित किया जाता है कि अगर वो भगोड़े हैं तो उनको वहां से वापस लाया जा सके, तो शेख हसीना जी को बांग्लादेश में अपराधी बता दिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए गए हैं और भगोड़ा बता दिया गया है। ठीक है, तो अब वहां से वो प्रत्यर्पण की मांग की गई थी, भारत ने मना कर दिया, तो अब यहाँ पर इन्होंने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। तो ये उनके लाने के लिए नोटिस है। तो अगर कोई देश रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देता है तो दूसरे देश के पास क्या पावर्स हो जाती हैं, क्या वो उनको जाने देंगे या फिर रोकेंगे, क्या दलीलें देंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम समझें, और साथ ही साथ ये जो रेड कॉर्नर नोटिस है इसके बारे में अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बात करते हैं। तो शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, और ये जो रेड कॉर्नर नोटिस है ये सिर्फ शेख हसीना जी के खिलाफ नहीं जारी किया गया है, और 11 लोगों के खिलाफ जारी किया है, और टोटल 12 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें शेख हसीना जी शामिल हैं, उनकी फैमिली शामिल है, उनकी सिस्टर शामिल है, और जो उच्च पद पर लोग मौजूद थे वो शामिल थे। तो टोटल मिलाकर के 12 लोग हैं जिनके लिए रेड नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। आगे आ जाते हैं। तो बांग्लादेशी पुलिस ने इंटरपोल से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। अभी इंटरपोल से जारी करवाया क्योंकि इंटरपोल ही जारी कर सकता है। इसमें कुछ सदस्य देश हो जाते हैं जो इसमें शामिल हैं और वो इंटरपोल का यूज इसलिए करते हैं। ठीक है, हसीना के अलावा 11 अन्य लोगों के खिलाफ भी ऐसी मांग की गई है। शेख हसीना पिछले साल अगस्त में हुए तख्तापलट के बाद से कहां रह रही हैं? भारत में रह रही हैं, और इसीलिए भारत के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है एग्जैक्टली कि अब भारत करे तो क्या करे। ठीक है, आगे आते हैं। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और उनके पूर्व मंत्रियों, सलाहकारियों और अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस पर मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। तो इन पर क्या है कि मानवता के खिलाफ जाकर के इन्होंने कार्य किए हैं, नरसंहार करवाए हैं, लोगों को मरवाया है, ये आरोप लगाए गए हैं। इंटरपोल का रेड नोटिस किसी व्यक्ति को ढूंढने और उसे प्रत्यर्पित या फिर कानूनी कार्रवाई से पहले अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने में मदद करता है, और इसीलिए इन्होंने रेड नोटिस जारी करवाया है। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो बांग्लादेश पुलिस ने हाल ही में शेख हसीना और 72 अन्य लोगों के खिलाफ गृह युद्ध जो हो रहा है इसमें इनका हाथ है ये कहा था, और अंतरिम सरकार को हटाने की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज करवाया था। ठीक है, वहीं बांग्लादेश में हसीना जी पर सामूहिक हत्या और भ्रष्टाचार समेत 100 से ज्यादा मामले दर्ज करवा दिए गए हैं कि इन्होंने समूह को मरवा दिया, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बांग्लादेश में फैलाया है। ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर में एआईजी इनामुल हक सागर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये आवेदन उन आरोपों के संबंध में दायर किए गए हैं जो जांच के दौरान या चल रही केस कार्रवाई के जरिए सामने आए थे। तो इनके ऊपर पहले से केस चल रहा था, उसके दौरान जो कार्रवाइयां हुई हैं तो ये मामले निकल के आए थे। बांग्लादेश अब आतंकी देश बन गया है। इसी बीच जब ये सारी चीजें हो रही थी तो शेख हसीना जी ने एक बयान दिया, एक हिंट दी। उन्होंने बोला कि भाई हम वापसी करेंगे और अल्लाह ने हमें इसीलिए जिंदा रख रखा है, ये हमारा मकसद है कि हम वापस से बांग्लादेश जाएं और वहां की स्थिति को ठीक करें। बांग्लादेश वर्तमान के समय में आतंक का हब बन गया है, ऐसा उनका कहना था। तो शेख हसीना ने 8 अप्रैल को सोशल मीडिया पर बात करते हुए कहा कि पहले बांग्लादेश को विकास के मॉडल के तौर पर देखा जाता था कि बांग्लादेश प्रगति कर रहा है, लेकिन आज बांग्लादेश जैसे देखा जा रहा है वो आतंक की नजर है और आतंकवाद का एक गढ़ बनता जा रहा है बांग्लादेश। हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मारा जा रहा है उससे बताया भी नहीं जा सकता कि भाई वहां पर आवामी लीग, पुलिस, वकील, पत्रकार, कलाकार सभी को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान इससे प्रभावित है, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए और उनकी निर्मम हत्या की गई, उन्हें बिना बताए उनकी गलती क्या थी ये बिना बताए। हसीना ने कहा अब तो इस देश में मीडिया
भी कोई काम नहीं कर रही है, मीडिया को भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया वास्तविक खबरें दिखा नहीं सकती है क्योंकि इतना ज़्यादा सरकार का प्रभुत्व है उन पर, इतना ज़्यादा वो लोग डरे हुए हैं। रेप, मर्डर, डकैती, किसी चीज़ की रिपोर्ट नहीं कराई जा रही है, और अगर इसे रिपोर्ट किया जाता है तो टीवी चैनल या अखबार को टारगेट कर दिया जाता है और वहाँ के लोगों को मार दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है, मैं वापस लौटूंगी। वो दिन ज़रूर आएगा जब आवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाने वाले लोगों को इंसाफ के कटघरे में ला करके मैं खड़ा करूंगी और मैं राजनीति में वापसी अवश्य करूंगी, ऐसा शेख हसीना जी का कहना है। बाकी आप लोगों की क्या राय हो जाती है इसको लेकर के, आप लोग क्या चाहते हो कि भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए, और शेख हसीना जी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या है रेड कॉर्नर नोटिस, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है तो क्या होगा भाई, तो इसे जो प्रत्यर्पण होता है या फिर आरोपी का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने की उनको पावर मिल जाती है कि वो ऐसा कर सकते हैं, इसमें मदद मिलेगी। इंटरपोल एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसमें विदेश में रह रहे भगोड़ों का पता लगाने में ये मदद करता है। अगर एक बार पुष्टि हो जाए तो संबंधित अधिकारियों से ये जानकारी भी साझा कर दी जाती है, और ये संगठन 195 देशों से बन करके मिला हुआ है, यानी कि 195 इसके करंट जो मित्र देश हैं वो हो जाते हैं जिन्होंने इंटरपोल ज्वाइन कर रखा है और जो इस तरीके की सूचनाएं एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इंटरपोल सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और अपराधियों के बारे में जानकारी देता है। भारत की मुश्किलें लेकिन इसके बाद से बढ़ जाएंगी, जैसे मैंने बोला भारत असमंजस की स्थिति में आ जाएगा। भारत की मुश्किलें पहले से भी बढ़ गई हैं जब से शेख हसीना जी इंडिया आई हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो भारत की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण थे कि शायद अगर वो किसी और के पास जाते तो हमारे लिए थ्रेट बन सकते थे। ऑफ कोर्स अब वो थ्रेट बन चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मंगोला पोर्ट दे दिया गया, ताप्ती समझौता जो था वो दे दिया गया चाइना को। सो बड़े बड़े जो झटके हैं वो इंडिया को ऑलरेडी लग चुके हैं, लेकिन ये जो रेड कॉर्नर नोटिस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अगर ये जारी किया गया तो भारत के पास ऑप्शन नहीं बचेगा बिना कि वो शेख हसीना जी को उन्हें वापस भेजें या फिर इसके पीछे क्या स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, तो शेख हसीना भारत में है और इसका कारण यूनुस सरकार लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वे उन्हें सौंप दे। बांग्लादेश का कहना है कि वे हसीना और अन्य आरोपियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और ये डैम श्योर है कि हसीना जी वहां जाएंगी तो उनको कैद में रखा जाएगा और कुछ दिन बाद उनके मरने की खबर आएगी क्योंकि उनको मार दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बीते दिनों बांग्लादेश ने जब शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की तो भारत ने उस अनुरोध को ठुकरा दिया था। शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग भारत की जो समर्थक है वो बताई जाती है कि ऑफकोर्स वो भारत को समर्थन देती थी। पहले भी यूनुस की नीतियों को लेकर के चिंतित है और यूनुस पाकिस्तान और चीन के साथ गलबियां करते हुए दिखाई भी देने लगे हैं और वे बार बार भारत के हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में अगर शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा जाता है तो भारत के सामने दुविधा की स्थिति पैदा हो जाएगी कि वो अब आगे करे तो क्या करे। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन ने किया था तख्ता पलट। बात करते हैं तख्ता पलट जो हुआ था, तो 5 अगस्त की बात है ये जब यहाँ पर आंदोलन शुरू होता है। इनके खिलाफ देश भर में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश में 5 जून को हाईकोर्ट ने जॉब में 30% कोटा सिस्टम लागू कर दिया था, और इस आरक्षण के खिलाफ ढाका में यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट में उतर आए थे और आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने बोला कि ये अपने जैसे जो लोग हैं जिनके फादर या वैसे स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं उनको 30% कोटा दिया जा रहा है, ये गलत है। हालांकि इन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया, आरक्षण को समाप्त भी कर दिया, लेकिन जब ये आंदोलन की चिंगारी भड़की वो समाप्त तब तक नहीं हुई जब तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद ये आंदोलन समाप्त होता है जिसमें जमात इस्लामी का नाम आता है। जमात इस्लामी एक आतंकी संगठन बताया जाता है जिसमें फंडिंग के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया जाता है। तो उसके बाद से ये सारी चीजें कंटिन्यू चलती हैं एंड फाइनली उनको इंडिया आना पड़ता है अपनी जान को बचाने के लिए। एंड ये पूरा सिनेरियो था जो क्रिएट किया गया वहां पर, और ये 5 महीने में जो चीजें हैं उथल से पुथल हो गई वहां पर। ठीक है, तो बाद में यूनुस की अंतिम सरकार बनती है, और ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक्स।